हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन के बारे में सीखा है ना। अब आज का टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि जैसे 5 में से 3 माइनस करने का मतलब क्या होता है, 5 में -3 को ऐड करना। ओके, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो व्हाट डज इट मीन कि वेक्टर ए में नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर को ऐड करना है। और ऐड करना हम सीख ही चुके हैं, तो सबसे पहले ड्राइंग हो जाए। जैसे कि ये दो वेक्टर्स हमको दिए हैं, ए और बी। ओके, तो ए माइनस बी निकालने के लिए बोला गया है। अब ए माइनस बी कैसे निकलेगा, वही मैंने बताया कि ए में माइनस बी को ऐड करना है। ऐड करने के दो मेथड्स हैं, ट्राइंगल मेथड और एक पैरेललोग्राम मेथड। तो ट्राइंगल मेथड से अगर जाते हैं तो ट्राइंगल मेथड में क्या था कि एक वेक्टर सिलेक्ट करते थे, एक वेक्टर सिलेक्ट करते थे और ये ए हो गया और इसके हेड से बी स्टार्ट कर देते थे, इसके हेड से बी स्टार्ट कर देते थे। जैसे ये बी हो गया पैरेलल। अब ए में बी को तो ऐड नहीं करना है, ए में हमें माइनस बी को ऐड करना है। तो ए में माइनस बी को ऐड करने के लिए इसके हेड से हम माइनस बी ड्रॉ कर लेंगे। अब माइनस बी ड्रॉ करने का तरीका क्या है, माइनस बी जो होता है वो प्लस बी के इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो इक्वल एंड अपोजिट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब एक बार फिर से देखते हैं। ये हमने पॉइंट सिलेक्ट किया, वेक्टर ए खींचा, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर माइनस बी खींचा। अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। तो कैसे सम अप करके कैसे बोलेंगे इसको, ए प्लस माइनस बी, दैट इज a minus b. This is point O. a minus b. दूसरा मेथड कौन सा था, पैरेललोग्राम मेथड। ओके, पैरेललोग्राम मेथड में कैसे करेंगे इसी टास्क को, उसमें पैरेललोग्राम मेथड में क्या करते थे, जिस पॉइंट से ए वेक्टर खींचते थे उसी से दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से ड्रॉ किए जाते थे। लेकिन अब फिर वही बात कि ए और बी को तो ऐड करना नहीं है, ए और माइनस बी को ऐड करना है। तो इस पॉइंट से माइनस बी खींचेंगे। माइनस बी क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। So in order to add a and minus b, since both vectors have been drawn from the same point, so in order to add them, let us construct a parallelogram, and the diagonal of that parallelogram, which diagonal, which passes through the origin, the diagonal of that parallelogram will be called a plus minus b, that is a minus b. So here you see whether we go by this method or this method, the a minus b resultant is same. एक और डायरेक्ट मेथड है जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब वही करना चाहिए मुझे तो लगता है। ए और बी हमने किसी को रिवर्सल नहीं किया, ओरिजिनल डायरेक्शन में ए खींचा, उसी डायरेक्शन में जो बी की डायरेक्शन थी उसी में बी हुआ। अब इनका सब्ट्रैक्शन वेक्टर निकालने का डायरेक्ट मेथड ये है कि दोनों की टिप्स को, दोनों के हेड्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। अब कनेक्ट तो कर दिया, अब एरो किधर लगाएंगे, उसके लिए ऐसा फंडा बना लो कि जो पॉजिटिव होता है उसकी तरफ एरो लगाते हैं। मींस अगर a माइनस बी निकालना है तो a की तरफ एरो लगा दो, ये तो a माइनस बी हो गया। और अगर b माइनस ए निकालना होता तो फिर b की तरफ एरो लगा देते और फिर इसको b माइनस ए बोलते। तो ये तो क्लियर है कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड b माइनस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। बट वेक्टर a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव रूल्स, while the vector addition, yes, a plus b is equal to b plus a, vector addition used to follow कम्यूटेटिव लॉ। ये है। अब ये तो हो गया ड्राइंग। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे,
ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखिए हमको दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, और इनके बीच का एंगल है थीटा, ओके, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्मॉल बी। तो ए माइनस बी क्या होगा? एक तरीका तो ये है कि इसको रिवर्स करके पैरेललोग्राम मेथड से कर लें, और मैंने डायरेक्ट क्या बताया कि दोनों को सीधे जोड़ दीजिए आप, और अगर a माइनस बी निकालना है तो a की तरफ एरो लगा दीजिए, b माइनस ए निकालना है तो b की तरफ एरो लगा दीजिए। अब देखिए वही बात, सिंपल ज्योमेट्री की बात अभी है। अगर इस लाइन की लंबाई स्मॉल a है, इस लाइन की लंबाई स्मॉल b है, तो इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी होगी? प्योर ज्योमेट्री का मामला है। तो जैसे हमने वो ड्राइव किया था वैसे ये ड्राइव हो जाएगा। इसकी लंबाई होती है, फिलहाल आप रट लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और अगर इसका डेरिवेशन करने की बनी जाए तो इसको b को जब हम रिवर्स करेंगे ना, तो हम a और माइनस b को ऐड करते हैं, तो उसके बीच में एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, और फिर वो जो चीज निकल कर आती है a और माइनस b का रिजल्टेंट, वो होती है a माइनस बी। तो वहां से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा नहीं, क्योंकि इस बार a और b के माइनस b के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा है, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो इस वजह से a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस इट्स स्पेशल केसेस। देखिए स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर सबट्रैक्शन में ये जैसे a और b हो गए, बीच का एंगल थीटा है, ये थीटा में चॉइस है हमारे पास, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब अगर चॉइस है तो a माइनस बी। अब अगर पहला स्पेशल केस है अगर थीटा 0 डिग्री हो, मींस दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 0। अब cos 0 क्या होता है? 1, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाता है? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये a माइनस बी ही हो जाएगा। इफ मतलब अगर सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हैं तो बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि एडिशन में सिंपली ऐड हो जाते थे और सब्ट्रैक्शन में सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मींस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी होगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90। cos 90 जीरो होता है, 0 इंटू 2ab 0 हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन ये तो हमने उसमें सीखा था, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी यही होता था। हाँ तो बिल्कुल होता है, तो होता है भाई, थीटा इज इक्वल टू जब जब 90 डिग्री होता है तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है। वो भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हम ये लिख सकते हैं फिर a माइनस बी और a प्लस बी सेम होते हैं? अगर थीटा 90 है तो क्या a माइनस बी और a प्लस बी सेम होते हैं क्या? जी नहीं, वेक्टर सेम नहीं होते हैं, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। एक्चुअली a माइनस बी तो यूं होगा और a प्लस बी ऐसे होगा, ये a प्लस बी होगा और ये a माइनस बी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट द वेक्टर्स कांट बी spoken as same vectors because directions are different. Theta is equal to 180 डिग्री हो, means opposite vectors हो, अगर ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया, opposite vectors हो गए, तो फिर उस केस में क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी बहुत यूज होता है फिजिक्स में। तो अपोजिट वेक्टर में क्या होगा? cos 180 लगाना पड़ेगा, यहाँ थीटा की जगह क्या लगाना पड़ेगा? 180। तो थीटा की जगह अगर 180 अगर लगेगा, थीटा की जगह अगर 180 लगेगा तो cos 180 कितना हो जाएगा? -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? a प्लस बी। means when the two vectors are working in opposite direction and then in the process of subtraction
द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ वेक्टर गेट एडेड, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं जब अपोजिट वेक्टर्स होते हैं तो, ठीक है। देखिए ये प्रॉब्लम है, इसमें एक शिप जो है वो पहले 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब उसकी वेलोसिटी v1 है और वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। मैं एक रेफरेंस बना देता हूं, ये ईस्ट माना है हमने, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो वो 20 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो फिर उसके बाद वो 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड हो गई। तो इसमें क्या करते हैं कि वो अपन को वही हैबिट है कि अपन सेम पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। तो उसकी जो प्रीवियस वेलोसिटी था वो 20 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही हो गई है, बट वो नॉर्थवर्ड है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड लेते हुए ये v2 वेलोसिटी हो गई। इसमें v1 का मैग्नीट्यूड कितना है 20, v1 का मैग्नीट्यूड कितना है 20, v2 का मैग्नीट्यूड कितना है 20, और ये टाइम ड्यूरेशन जो लगा इसमें वो 5 सेकंड लगा। तो पूछा क्या है उन्होंने, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आगे काइनेमेटिक्स में जाकर हम इसको सीखेंगे। वैसे 9th में पढ़ा होगा तुम बच्चों ने कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, इसको टी लिख दीजिए। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है वो। तो अब इसमें जो एक्सेलरेशन होता है ना, उसमें ध्यान से तब ध्यान देना था कि जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना तो ऐसे करके नहीं होता, वो ये गलत है। वो एक्चुअली में ऐसे करके करना होगा, मतलब पहले आपको v2 में से v1 नहीं घटाना है, पहले v2 माइनस v1 करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर लेना है, और फिर जो डिफरेंस वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लेना है। देन यू विल कम टू नो अबाउट एक्सेलरेशन। तो पहली काम हमें v2 माइनस v1 निकालना है। ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। Both vector have been drawn from the same points, and in order to know their difference vector, what do we do? Join the tips of both vectors, join the heads of both vectors, और v2 माइनस v1 निकालना है तो v2 की तरफ एरो लगा देंगे। अगर v1 माइनस v2 निकालना होता तो v1 की तरफ एरो लगाते। तो ये v2 माइनस v1 है, हो गया v2 माइनस v1। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसके बाद ज्यादा नहीं दिमाग लगाना चाहिए, बहुत सिंपल है। अगर ये 20 है और ये 20 है, इसका साइज कितना है 20, ये 20 ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 है तो इसका साइज कितना होगा, चूंकि ये 90 डिग्री का मामला है तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर अपन समझ लें तो ये √20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर दैट इज 20√2 हो जाएगा। 20√2 अपॉन 5, 5 4 ज़ा 4√2, और ये मीटर पर सेकंड में होता है, ये सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब यूनिट एंड डायमेंशन में सीख लेंगे। क्या एक्सेलरेशन हमें मालूम पड़ गया? जी नहीं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब तक हम इसकी डायरेक्शन नहीं देंगे ना तब तक नहीं सही रहेगा। तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए क्या किया जाता है, अब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होती है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 के अलोंग होगी। अब ये क्या डायरेक्शन हुई, व्हाट इज दिस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन को समझने के लिए ये वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर के अलोंग ये वेक्टर है ना। तो इसको समझने के लिए हम इसकी टेल पर ऐसा रेफरेंस बना देंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये जो वेक्टर है वो कैसे निकला है, टेल पर बनाते हैं ना, ये वेक्टर कैसे निकले हैं नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो उसको नॉर्थ वेस्ट बोल दें। नहीं नहीं, वो अगर एकदम मिडिल में होगा तभी नॉर्थ वेस्ट बोल पाएंगे। तो लेट अस चेक द एंगल। ये एंगल कितना है, ये एंगल निकालने के लिए सिंपली इसको अल्फा बोल लो, और फिर टिग्नोमेट्री मालूम होना चाहिए। टिग्नोमेट्री के हिसाब से tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
20/20 दैट इज 1 तो लेकिन 1045 होता है, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1045, तो अल्फा इज इक्वल टू 45। तो इट्स प्रूव्ड दैट इट इज इन जस्ट मिडिल ऑफ द नॉर्थ एंड वेस्ट, सो इसको नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट। ये देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यूज हुआ ना, जब भी कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक उसकी प्रीवियस वैल्यू होगी, फिर एक उसकी फाइनल वैल्यू होगी, और कई सारे फिजिकल एप्लीकेशन में हमें उनका चेंज निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, इस प्रकार से उसको करेंगे, और बहुत यूजफुल होता है। तो चैप्टर्स में जाके और प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए अब ये एक प्रॉब्लम है, इसमें एक पार्टिकल है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से चल रहा है, और उसकी स्पीड है v। ओके, तो ये पूछा है कि एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अब इच्छा तो ये हो रही है कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, शुरू में भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है और बाद में भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, तो चेंज इन वेलोसिटी को जीरो बोल दें। जी नहीं, स्पीड में चेंज जीरो है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड अभी भी v है, अभी भी v है, तो स्पीड में चेंज तो जीरो होगा। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां से यहां जाने में वेलोसिटी बदल गई। यस, यहां से यहां जाने में वेलोसिटी बदल गई। कैसे बदल गई? तो डायरेक्शन बदल गई ना, तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल गई। अब अगर बदल गई वेलोसिटी, तो उन्होंने पूछ लिया कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अब इसको ऐसे v कहने से काम नहीं चलेगा, इसको v1 कह लो, इसको v2 कह लो। अब वो अलग बात है कि v2 और v1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो v2 माइनस v1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कॉस थीटा। तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड v, दूसरे का मैग्नीट्यूड v, माइनस 2v v कॉस थीटा। हो गया। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक एंड रिजल्ट जो इसमें आएगा, तो आई एडवाइज स्टूडेंट टू क्रैम दैट रिजल्ट। वी स्क्वायर 2v स्क्वायर हो गया, माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, 2v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब 2v स्क्वायर, अब ये 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है, वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री में सिखा देंगे। 2v स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। कुछ कुछ जैसा एक फॉर्मूला एडिशन में भी आया था, उसमें फोर्स का मेथड देके मैंने बताया था। तो जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स थीटा एंगल पर होते थे, तो उनका रिजल्टेंट होता था 2f cos थीटा बाई 2। तो यहाँ बिल्कुल उसी वैरायटी का ही यहाँ साइन थीटा बाई 2 चलता है। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं, तो उनके डिफरेंस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो 2v साइन थीटा बाई 2 इससे दिया जाएगा। अब देखिए पहला चैप्टर, वैसे तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन एडिशन का फिजिक्स के हर चैप्टर में यूज है, बट इसके बाद जैसे हम काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे फिजिक्स का, तो उसी में रिलेटिव मोशन आएगा एक टॉपिक, तो उसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन का हमको यूज करना पड़ेगा। तो एक तो इलस्ट्रेशन में यहाँ बता देता हूँ, और फिर बाकी वहाँ क्वेश्चंस करेंगे उस चैप्टर में जाके, तब अच्छा लगेगा, है ना। देखिए ये जो प्रॉब्लम है, इसमें रेंज जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही हैं, और एक मैन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि उसको रेन से बचने के लिए अपना अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना चाहिए। जनरली जब रेन्स अगर वर्टिकली फॉल करेंगी, तो हम अपना अम्ब्रेला जो है वो वर्टिकली होल्ड करेंगे। तो अगर हम स्टेशनरी होंगे तो वर्टिकली होल्ड करेंगे उसको, लेकिन अगर हम खुद मूविंग में हैं किसी व्हीकल के ऊपर, या हम खुद ही चल रहे हैं, तो फिर हमें रेन से बचने के लिए ध्यान करो, अम्ब्रेला जो है वो टिल्ट करना पड़ता है। जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं तो अम्ब्रेला आगे की तरफ टिल्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहां रिलेटिव मोशन जो होता है वो डिफरेंट होता है।
ये अब इसको समझने के लिए कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, देखिए अब वही सिलेक्ट अ पॉइंट, रेन्स जो है वो वर्टिकली फॉल कर रही हैं, तो ये रेन्स का वेलोसिटी वेक्टर हो गया वी आर। मैन जो है वो हॉरिजॉन्टली एक हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है, उसकी वेलोसिटी वी एम हो गई। देखिए मैन की वेलोसिटी कम है तो मैंने इसको कम ही बनाया है, ठीक है, इससे कम है, रेंज से कम है। अब मैन को रेन की वेलोसिटी कैसी प्रतीत होगी, इन विच डायरेक्शन द मैन विल फील द रेन्स कमिंग फ्रॉम। तो यहां जो इस रिलेटिव मोशन में और समझेंगे, पर मैं बता दूं कि कौन देख रहा है, हु इज व्यूइंग, मैन किसको देख रहा है, रेन को। तो यहां जो कॉन्सेप्ट बनता है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, किसको देखा जा रहा है, रेन को। तो रेन्स को देखा जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन्स विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो जिसको देखा जाता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में होते हैं उसको माइनस बोलते हैं। तो वी आर माइनस वी एम निकालना है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर। तो सिंस बोथ वेक्टर हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो वी आर माइनस वी एम कैसे डिटरमाइन करेंगे, सिंपली दोनों की टिप्स को कनेक्ट कर दो। ओके, दोनों की टिप्स को कनेक्ट कर दो, और अगर Vm माइनस वी आर निकालना होता तो m की तरफ एरो लगाते, वी आर माइनस वी एम निकालना है तो इसकी तरफ एरो लगाएंगे। ओके, दिस इज वी आर माइनस वी एम, relative velocity of rains with respect to man. So from this direction, actually rains are falling vertical, but the man will feel rains along this direction. So obviously he will have to hold his umbrella in this direction, ऐसे, ये देखिए ऐसे अम्ब्रेला अगर अपना वो पकड़ेगा ऐसे ऐसे, तो वो रेन से बच पाएगा। इन रेन से बचने के लिए उसको अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा। तो ऐसे कहने से तो काम चलेगा नहीं कि ऐसे रखना पड़ेगा, आपको एंगल बताना पड़ेगा कि वर्टिकल नहीं तो फिर वर्टिकल से किस एंगल पर रखना पड़ेगा। तो ये एंगल बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ये एंगल कितना है, ये एंगल पता करने के लिए वही टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वीएम वेक्टर, बेस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ रेंज। तो ये हो गया 5/20, दैट इज 1/4। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। तो he has to hold his umbrella at an angle of tan inverse 1/4 from the vertical, tan inverse 1/4। अब ये कितना होता होगा, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, लगभग ये 14 डिग्री होता है जैसा मुझे कुछ याद आ रहा है, ठीक है, 14 डिग्री के लगभग उसको रखना पड़ेगा वर्टिकल से, तो वो बचेगा। देखिए बच्चों, अब ये प्रॉब्लम है, इसमें एक शिप है जो 40 किलोमीटर पर आवर से ईस्टवर्ड जा रहा है, और एक ट्रेन है और वो 80 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ में जा रही है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि शिप में बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन की वेलोसिटी कितनी प्रतीत होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय अ पर्सन सेलिंग इन शिप। तो कौन देख रहा है यहां पर, शिप में बैठा हुआ व्यक्ति वो देख रहा है, किसको देख रहा है, ट्रेन को देख रहा है। तो यहां जिसको देखा जा रहा है ट्रेन को, तो यहां जो बात होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ट्रेन को देखा जा रहा है, कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर। तो विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये कॉन्सेप्ट बनेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन
विद रिस्पेक्ट टू मेन, वीटी माइनस वीएम, ये डिटरमिन करना है हमको, ये पूरा वेक्टर। ठीक है, फटाफट आ जाइए इधर। ये शिप की वेलोसिटी हो गई ईस्टवर्ड, ये ट्रेन की वेलोसिटी हो गई डबल, ये नॉर्थवर्ड है, हो गया। क्या पता करना है हमको? वीटी माइनस वीएम, वीएम को वीएस लिख लो क्योंकि वो शिप में बैठा हुआ है, तो वीटी माइनस वीएस पता करना है। तो वीटी माइनस वीएस पता करने के लिए क्या करेंगे? दोनों की टिप्स को जोड़ लेंगे। जब भी दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से खींचो, अगर एडिशन करना होता तो बना देंगे पैरेललोग्राम, सब्ट्रैक्शन करना होगा तो बना देंगे ट्राइंगल। यहां पर चेंज निकालना है तो डिफरेंस निकालना है तो ये ट्राइंगल बनाएंगे। अब इसको vt माइनस वी एस पुकारेंगे। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू शिप। अब अगर इसकी साइज 40 है, इसकी साइज 80 है, तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में कैसे निकालते हैं? अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। 40 स्क्वायर कॉमन बाहर आकर 40 हो जाएगा और ये 1 प्लस 4, दिस इज 40 रूट 5। 40 रूट 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। relative velocity. And what is the direction? In what direction will he observe the train? उसके लिए वही इसका जो डिफरेंस वेक्टर उसकी टेल पर एक ऐसा रेफरेंस बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये एंगल डिटरमिन कर लो। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 80 अपॉन 40 दैट इज 2, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। और ये अगर थोड़ा फेमस है 63 डिग्री होता है, तो 63 डिग्री अच्छे से इसको कैसे बताएंगे? ये 63 जो मेजर किया जा रहा है वो इधर से मेजर किया जा रहा है और नॉर्थ की तरफ किया जा रहा है, तो वेस्ट 63 डिग्री नॉर्थ। अगर 63 डिग्री नहीं मालूम है तो tan इनवर्स 2 लिखकर काम चलाया जा सकता है, वेस्ट से tan इनवर्स 2 टुवर्ड्स नॉर्थ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। प्रॉब्लम है इसमें ए वेक्टर है 8 न्यूटन का, बी वेक्टर है 6 न्यूटन का, और ये सी वेक्टर है 4 रूट 3। न्यूटन हटा देते हैं, यूनिट्स मतलब कुछ ऐसा 8 6 4 रूट 3 जो भी यूनिट्स होंगी उस चैप्टर में आगे। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि साहब ए प्लस बी माइनस सी करो। अब ये कैसा मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया, प्लस बी और माइनस बी है, ए प्लस बी माइनस सी। अब एक तो तरीका वो ये है कि इनको रिजॉल्व कर लो और बी को जोड़ते चले जाओ और सी को घटाते जाओ, लेकिन उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो अब इस चीज को कैसे निपटेंगे? तो इसके लिए वो फिर यूनिट वेक्टर्स का यूज कर लेना चाहिए, है ना। ये मैं बता दूं कि ये 2 डायमेंशनल केस है, इसमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, वो हम पहले बता चुके हैं ना। तो ऐसे लिख लेना बेहतर होगा इसमें। जैसे ए वेक्टर है तो इसको लिख लो 8 आई कैप, ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 आई कैप, क्योंकि ये पूरा का पूरा आई कैप यानी एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आई कैप है ना। अब ऐसे ही इसी लैंग्वेज में बी वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? 6 एंगल 60 है इसका, तो इसको रिजॉल्व कर लो मनी मन में। 6 का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो 6 cos 60 आएगा। 6 cos 60 बोले तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? 6 cos 60, cos 60 बोले तो 1/2, तो ये 3 हो जाएगा। 6 इंटू 1/2 3। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? 6 sin 60, sin 60 बोले तो √3/2, तो ये 3√3 हो जाएगा। तो 3 जो है वो तो आई कैप में है और 6 sin 60 यानी कि 3√3 ये जे कैप में है, 3√3 जे कैप में है, 3i प्लस 3√3j। ओके, अब सी वेक्टर का यूज करेंगे। तो सी वेक्टर जो है
उसको भी लिख लेते हैं ऐसे, उसके रिजोल्यूशन ऐसे और ऐसे होंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो 4√3 cos 30 √3/2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये माइनस के 6 आई कैप हो जाएगा, माइनस के 6 आई कैप हो जाएगा। और ये 4√3 sin 30, 4√3 sin 30 से 2√3 जे कैप हो जाएगा। 4√3 cos 30 का मतलब cos 30 √3/2, 2 6 हो गया, और ये 4√3 sin 2√3 जे कैप हो जाएगा। अब ये माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और ये प्लस में क्यों लिखा? क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग आया। अब क्या क्या करना है उन्होंने? ए और बी को तो जोड़ना है, उसमें से सी को घटाना है। तो जो घटाने वाला होता है उसको उसके साइन रिवर्स कर देते हैं, माइनस को प्लस कर दो और प्लस को माइनस कर दो, और फिर सबको जो मतलब सीधे सीधे कर दो। फिर तो जैसे 8 + 3 11, 11 + 6 17 आई, ए प्लस बी माइनस सी 17 आई, और ये 3√3 में से 2√3 गए, प्लस के √3 जे कैप, प्लस के √3 जे कैप। अगर कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताइए? a प्लस बी माइनस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दैट इज 289 प्लस 3, दैट इज 292। ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन को ही पूछे तो tan अल्फा = √3/17 से बता देना। मैंने बताया था ना, tan अल्फा = √3/17। अल्फा वो 3 डायमेंशनल वेक्टर होता है तो cos का यूज करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस का, लेकिन 2 डायमेंशनल वेक्टर में tan का यूज करते हैं। तो tan अल्फा = जे कैप का कोफिशिएंट अपॉन आई कैप का कोफिशिएंट। तो tan अल्फा = हो जाएगा √3/17। यहां अल्फा क्या है? अल्फा इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। अल्फा इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है, √3/17। हाँ, ये देखिए, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 3i + 4j + 12k। ये एक वेक्टर है, और उन्होंने पूछा भाई इसकी इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो देखिए, कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है वो ऐसे डिफाइंड होता है कि ये तो लिख देते हैं उसका मैग्नीट्यूड, और ये बगल में चिपका देते हैं यू कैप। हियर यू कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होगा वो कैसे दिया जाएगा कि वेक्टर में ये ए का मतलब इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा देते हैं। बस ऐसा करने से हम यूनिट वेक्टर का पता लगा लेते हैं। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो कैसे निकाला जाएगा? यू कैप, पहले तो वेक्टर लिख लो 3i + 4j + 12k, और इसमें इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड मार दो। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 12 स्क्वायर से। तो ये 3i + 4j + 12k हो गया, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके इसको फिर सबके नीचे लिख लेंगे 3/13 आई कैप + 4/13 जे कैप + 12/13 k कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर। ऐसे करके निकालते हैं। देखिए बच्चों, ये एक और प्रॉब्लम है, इसमें 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी। बी हॉरिजॉन्टली इधर जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग 6 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से, और ए जो है वो उसको वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है, वो 8 मीटर/सेकंड से चल रहा है। अब
किसी एक इंस्टेंट को फ्रीज कर दिया गया है और बोले इस किसी एक इंस्टेंट पर उनके बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। अब ये पूछा गया है कि इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस व्हेन द टू पार्टिकल विल बी नियरेस्ट टू ईच अदर एंड व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो इसको भी अगर हम चाहें तो डिफरेंशियल के मेथड से कर सकते हैं और चाहें तो वेक्टर के मेथड से कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, इसमें वही रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा लगेगा। ये b जो है, पहले इसको फील कर लिए क्या आपने कि मिनिमम, बच्चों को लग रहा होगा अभी पास में तो है, लेकिन नहीं। देखिए मैं यहां बता देता हूं, जैसे ये a है ये b है, तो अभी उनके बीच का डिस्टेंस ये है। अब कुछ देर बाद b यहां चला जाएगा, a यहां आ जाएगा, तो a और b के बीच का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। फिर b यहां आ जाएगा, a यहां आ जाएगा, तो a और b के बीच का डिस्टेंस हो सकता है और कम हो जाए। फिर b यहां आ जाएगा, a यहां आ जाएगा, तो डिस्टेंस अब बढ़ जाएगा। तो बीच में कहीं कभी ना कभी एक ऐसी जगह होगी जब वो a और b नियरेस्ट होंगे, तो वो मिनिमम डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। तो वेक्टर के मेथड से इसको देखिए कैसे करेंगे। ये a ऐसे जा रहा है, b ऐसे जा रहा है, तो अगर b ऐसे जा रहा है तो हम इस बात को फॉरगेट कर लो। सपोज b स्टेशनरी है, तो b स्टेशनरी है तो इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, इस तरफ होगा। तो b को स्टेशनरी मान लो और उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके a के साथ ऐड कर दो। तो ये सीन ऐसे ही माना जाएगा कि b तो स्टेशनरी है और a पर दो वेलोसिटी हो गई। जैसे 8 j कैप और 6 i कैप, मतलब माइनस में 6 i कैप। ठीक है, मैं i कैप j कैप का सहारा नहीं ले रहा हूं। तो ये हो गई, तो a पर दो वेलोसिटीज हो गई, 8 और 6। अब 8 और 6 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 8 और 6 का रिजल्टेंट हो गया, बोलिए 8 और 6 का रिजल्टेंट कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये a ऐसे हो गया। अब b को तो स्टेशनरी मान चुके हैं क्योंकि उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके अपन ने a को पकड़ा दिया, तो b को स्टेशनरी मानो तो a की वेलोसिटी। फिर अब रिजल्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया। देखिए पहले रिलेटिव वेलोसिटी का आया, रिलेटिव वेलोसिटी का लिया तो हमने क्या किया, b की वेलोसिटी रिवर्स करके इसको पकड़ा दी। अब आएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है, 8 और 6 10, तो a का रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 हो गया। तो a इज सपोज टू ट्रेवल अलोंग दिस डायरेक्शन, a ऐसे 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 चलेगा, b के रिस्पेक्ट में a जो है ऐसे ऐसे मूव करेगा। अब b तो अपनी जगह पे स्टेशनरी बैठा हुआ है, तो अब इसके जो लाइन ऑफ मोशन होगा, तो b का उससे मिनिमम डिस्टेंस डिटरमिन कैसे होगा? b की सिचुएशन से, b की पोजीशन से अगर हम इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम द लाइन ऑफ मोशन ऑफ a। अब ये हमें फाइंड आउट करनी है। जो मैंने बताया, जिसकी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सही है वो तुरंत बता देगा कि ये कितना है। एक्चुअली में ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ये हाइपोटेनस हो गई, मतलब 40 मीटर को हाइपोटेनस बोलेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, ये तो वेलोसिटी ट्रायंगल है और ये डिस्टेंस वाला ट्रायंगल है, तो वेलोसिटी ट्रायंगल से एंगल पता कर लेते हैं और उसको डिस्टेंस ट्रायंगल में यूज कर लेते हैं। मींस जैसे यहां से अपन ने ये थीटा डिटरमिन कर लो। अब ये थीटा कैसे डिटरमिन होगा? देखो ये 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा। चाहे टेन थीटा पता कर लो या साइन थीटा पता कर लो, चलो। तो यहां से साइन थीटा बराबर अगर पता करेंगे इस ट्रायंगल में, साइन थीटा पता करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 6 अपॉन 10 दैट इज 3/5। अब ये जो साइन थीटा अपन ने वेलोसिटी ट्रायंगल में से निकाला है, इस साइन थीटा का यूज इस डिस्टेंस ट्रायंगल में कर लेंगे। एक बार फिर से साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब ये हो जाएगा। और हाइपोटेनस मैंने बताया ही था कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा आंसर, यही हमें निकालना है। साइन थीटा इज इक्वल टू आंसर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 40, हाइपोटेनियस कितना है 40। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, तो आंसर जो होगा वो 8 3 24 हो जाएगा, आंसर जो होगा वो 24 हो जाएगा। मतलब इनके बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस था वो 40 मीटर था और अब 24 मीटर ही रह गया है। 24 मीटर जो मिनिमम डिस्टेंस है। देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाए हैं। इन पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग प्रॉब्लम है, तो वो हम तभी करेंगे तो अच्छा है। उन सारी प्रॉब्लम्स को अगर अभी करने लगेंगे तो फिर वो लर्निंग नहीं हो पाएगी उसमें, और उतना स्ट्रेंथ भी नहीं फील होगा। देखिए हमेशा पढ़ते समय 11th वाले बच्चों को ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है। कुछ चीज़ों को अभी सीखना है, कुछ चीज़ों को बाद में सीखना है, सारी चीज़ें एक साथ नहीं सीखी जा सकती हैं, है ना। तो मैं अभी जो मेरा एक मेथड है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेसिक्स हैं, वो मैं सब बता रहा हूँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, लेकिन इनमें प्रोफिशिएंसी तभी आएगी जब हम चैप्टर्स में जाएंगे। तो अभी क्या सीख लिया हमने, एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, अब अलजेब्रा में क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। देखिए जब दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया तो एक वेक्टर क्वांटिटी आई, एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया तो भी वेक्टर क्वांटिटी आई। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मे बी अ वेक्टर एज वेल एज स्केलर, आइदर मे बी अ वेक्टर और स्केलर। तो इस हिसाब से जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है उसके दो टाइप हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली स्केलर प्रोडक्ट जब होगा दो वेक्टर्स का तो रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी आएगी। इस स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है ना। और एक है वेक्टर प्रोडक्ट। इस वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट क्रॉस। कौन सा प्रोडक्ट कब यूज होगा ये उस क्वांटिटी के नेचर पर और बेसिक डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मालूम है और वर्क निकालना है, तो वर्क निकालना है तो स्केलर प्रोडक्ट का यूज होगा। और कई बार फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर दिया होता है, टॉर्क निकालना होता है, टॉर्क, अब वो सब बाद में समझ में आएगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो वो तो सभी बात की बात है, अभी तो अपन ये सीख लें कि हाउ डू वी ऑपरेट दिस प्रोडक्ट। तो पहले हम क्या सीखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, देखिए दो वेक्टर्स का ए और बी, सपोज दो वेक्टर हैं ए डॉट बी, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्मॉल बी। और लीजिए मैंने ये ए और बी बना भी दिए, ये ए है और ये बी है, बीच का एंगल इनका कितना है, थीटा। अब हमें क्या करने के लिए कहा गया है, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा होता ही है एक्चुअली में, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो सीधा सीधा ले लिया है, और जो दूसरा वेक्टर होता है बी वेक्टर, उसका कंपोनेंट लिया जाता है पहले वेक्टर के अलोंग। तो बी का कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाई किया तो ए बी कॉस थीटा। अच्छा बताइए एक एग्जांपल बताइए, जैसे मान लो अगर ये 3 होता, ये 4 होता, ये 60 डिग्री होता, तो ए डॉट बी कितना हो जाता, 3 4 cos 60, cos 60 1/2, ये हो गया आपका 6, ए डॉट बी 6 हो जाता।
अब ये 6 ड्रॉ किस डायरेक्शन में करते हैं? इधर इधर या इनके बीच में या ऐसे किधर ड्रॉ करते हैं? ऐसे तो a प्लस भी होता है, a डॉट भी तो नहीं होता है, ऐसे a माइनस भी होता है, a डॉट भी किधर होता है? यस, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं ना कि स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये जो रिजल्ट आएगा यहां पर, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको ड्रॉ करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो नो नीड टू ड्रॉ इट, और कोई सेंस ही नहीं है इसको ड्रॉ करने का, तो बच गया, यहाँ डायरेक्शन का झंझट बिल्कुल भी नहीं है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और देखिए ये जो स्केलर प्रोडक्ट है वो बड़ा यूजफुल है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो अगर कोई दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। एंगल निकालना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। चलिए कुछ प्रैक्टिस हो जाए फटाफट, है ना। अच्छा बताइए, आई डॉट आई क्या होगा? आई स्क्वायर? नहीं नहीं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है, तो आई डॉट आई कितना होगा? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है ये। सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 0, तो cos 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो आई डॉट आई कितना हो गया? 1। ऐसे ही जे डॉट जे कितना हो जाएगा? 1। के डॉट के कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, एक बार करके रख लो, फिर प्रैक्टिस हो जाती है ना। अब इसी प्रकार अगर आई डॉट जे पूछा होता या आई डॉट के पूछा होता तो क्या होता? बताइए। आई डॉट जे, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का 1। अब आई और जे के सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अब cos 90 होता है 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 दैट इज 0। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0। ऐसे करके कर लेते हैं इसको। अब यहां एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको याद कर लो तो अच्छा है, कि whenever two perpendicular vectors undergo dot product, the result is 0। जब भी कोई दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट में 0 आता है। बताइए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना होगा? व्हाट इज द एंगल? मैंने बताया दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए हम cos थीटा का यूज कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए डॉट बी। अब ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? पहले ये निकाल लेते हैं, ये थोड़ा सा इसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3i बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। 3i को उठाएंगे और 8i और 6j दोनों से करेंगे। ऐसे 4j को उठाएंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 12k को करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब भी डिफरेंट हो जाएगा, जैसे i का j से हो गया, k का j से हो गया, j का i से हो गया, तो उसमें रिजल्ट 0 होने वाला है, तो उसको अपन करते ही नहीं है, तो रिजल्ट जब 0 ही होना है। तो इसमें क्या किया जाता है कि सेम सॉर्ट ऑफ जो टर्म्स होते हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 3i का 8i से हो गया तो 3 8 24, i डॉट i 1, तो 24 हो गया। 4j का 6j से हो गया तो 4 6 24, और j डॉट j 1, और ये k का तो कुछ है ही नहीं है। अगर k होता तो k वाला, मतलब k वालों का k वालों से होता है, i वालों का i वालों से, j वालों का j वालों से। तो 24 और 24 48। और देखिए स्केलर क्वांटिटी आएगी नहीं आई? आनी ही चाहिए। अभी पूछा उन्होंने क्या? एंगल। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज 13। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है?
अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 10। तो ए डॉट बी जो होगा वो हो जाएगा 48 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो होगा 13 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 48 अपॉन 130। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 48 अपॉन 130। ये एंगल हो गया दोनों वेक्टर्स के बीच का। देखिए बच्चों, अब ये प्रॉब्लम है, ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 2k, बी वेक्टर इक्वल टू 5i माइनस 6j प्लस pk। अब ये कहा जा रहा है कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो p की वैल्यू क्या होगी? कैसे करेंगे इसको बताइए। अब वही फंडा लगाएंगे कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होने वाला है। ओके, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं, बाद में जीरो कर देंगे इसको, है ना। पहले ए डॉट बी निकालो तो सही, और वो जीरो के बराबर करना है। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रूल बताया है कि सिर्फ आई कैप वालों को होगा, जे कैप वालों को होगा। तो 3i का 5i से कितना हो जाएगा 15, आई डॉट आई 1 4 माइनस 24 और माइनस 2p। But since these two vectors are perpendicular, so the dot product of them is going to be 0. 15 minus 24 minus 2p, 2p इधर आ गया, is equal to minus 9, p is equal to minus 9 upon 2। ये लीजिए वैल्यू आ गई। स्केलर प्रोडक्ट फिजिक्स में देखिए सबसे पहली बार, वैसे तो और भी यूज होगा, लेकिन जैसे फोर्स वर्क के चैप्टर में होता है कि जैसे कोई एक बॉडी है और उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो बॉडी डिस्प्लेस हो गई सपोज 5 मीटर और एंगल बाय मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, तो व्हाट इज द वर्क डन? अब वर्क डन जो होता है वो कैसे दिया जाता है इसमें? वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। सो एफ डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट कर लो तो एफ डी कॉस थीटा, डी का कंपोनेंट आएगा डी कॉस थीटा। अब एफ कितना है 10, डी कितना है 5 कॉस 60 और ये आ जाएगा 25 और वर्क का यूनिट होता है जूल। तो ये मैं मतलब सिर्फ इसलिए बताया कि वेक्टर्स जो है वो इस टाइप से यूज होंगे फिजिक्स में। हाँ बच्चों, डॉट प्रोडक्ट के बाद अब हम सीखने चाहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और उनके बीच का एंगल है थीटा, इनके मैग्नीट्यूड्स हैं ए और बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार डिफाइंड है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अच्छा, वो ए बी कॉस थीटा था, ये ए बी साइन थीटा हो गया। सही है, सही तो है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने बताया था कि वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो मैंने यहाँ क्या किया, जैसे मैंने बताया ना, ए वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है ए इंटू यू कैप, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो मैं लिख चुका हूं, यही होता है ए बी साइन थीटा, लेकिन इसको डायरेक्शन का सेंस प्रोवाइड कराने के लिए मुझे यहां पर एक यूनिट वेक्टर अटैच करना पड़ेगा। तो क्या कर दूं, यू कैप। हाँ, लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन मतलब अच्छे से जो स्टैंडर्ड कर दिया गया है, यहाँ एन कैप लिखा जाता है। यहाँ एन मतलब नॉर्मल, एन कैप मीन्स नॉर्मल। नॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, परपेंडिकुलर, है ना। जैसे ये ए है, ये बी है, तो इस पर नॉर्मल ये होगा, इस प्लेन का नॉर्मल ये है, ये आउटवर्ड नॉर्मल है, ये इनवर्ड नॉर्मल है। तो ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए बी साइन थीटा एन कैप। चलिए, एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो ये ए है और ये बी है। हाँ, वही बात, ए का मैग्नीट्यूड मान लो 3 है, बी का 4 है, एंगल 30 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी कितना हो गया 3 4 साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2,
ये 6 हो गया, ए क्रॉस बी कितना हो गया 6 हो गया, तो इसका साइज कितना हो गया 6। लेकिन अब ये 6 किस डायरेक्शन में ड्रॉ करें, अब तो ड्रॉ करना पड़ेगा, अब तो ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो 6 अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। किस डायरेक्शन में करूं, ऐसे, ऐसे तो ए प्लस भी होता है, ऐसे, ऐसे तो ए माइनस भी होता है, तो कैसे किया जाएगा, यहां से समझ में आता है एन कैप नॉर्मल, यानी ए और बी से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ये, ए और बी से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब परपेंडिकुलर में दो चॉइस होती हैं, या तो आउटवर्ड नॉर्मल या इनवर्ड नॉर्मल। तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा कि इनवर्ड नॉर्मल होगा, ये जानने के लिए राइट हैंड कर्ल रूल होता है। जैसे ए क्रॉस बी निकालना है, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को अपन ए की टिप से बी की टिप की तरफ कर्ल करें, तो थंब, अबर एक्सटेंडेड थंब, थंब को ऐसे मत कर लेना, एक्सटेंडेड थंब, ए की टिप से बी की टिप की तरफ फिंगर्स कर्ल कर रहे हैं, तो अवर एक्सटेंडेड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ऐसे हो जाएगा और बी क्रॉस ए ऐसे हो जाएगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव रूल्स फॉलो नहीं करता है और डॉट प्रोडक्ट करता है। ए डॉट बी डॉट ए सेम है, लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस ए सेम नहीं है, ऑपोजिट है वो। तो ये है, तो ए क्रॉस बी तो ऐसे होगा और बी क्रॉस ए ऐसे होगा। और भी बहुत तरीके हैं स्क्रू रूल से, जैसे ए क्रॉस बी निकालना है तो एक राइट हैंडेड स्क्रू है, उसको ए से बी की तरफ टर्न कीजिए, तो स्क्रू किधर एडवांस होगा, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड हो गया। अगर बी क्रॉस से निकालना है तो बी से ए की तरफ स्क्रू टर्न कीजिए, तो स्क्रू किधर एडवांस होगा, इनवर्ड, तो बी क्रॉस ए अंदर हो जाएगा। राइट है। अच्छा और बताइए तो फिर, अब बताना जरा, ये ए है और ये बी है, अब बताओ ए क्रॉस बी किधर हो जाएगा, तो ए से बी की तरफ चल रहे हैं ऐसे। अब ए से बी की तरफ ऐसे मत चलना, छोटे रास्ते से चला जाता है। और एक तरीका बता देता हूं, जैसे ये ए है ये बी है, अब ए से बी की तरफ चल रहे हैं, तो अपन कैसे चल रहे हैं, अपन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ियों की सुइयों की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। ए से बी अपन कैसे चल रहे हैं, ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का फिजिक्स में मतलब आउटवर्ड और पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड और नेगेटिव होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आउटवर्ड है, तो यहाँ ए क्रॉस बी आउटवर्ड होगा, है ना। और बी क्रॉस ए चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चल रहे होते तो इनवर्ड होगा, बी क्रॉस ए इनवर्ड होता। राइट। अब बताना जरा, ये ए है और ये बी है, अब बताइए ए क्रॉस बी किधर होगा। अब अगर अपन ऐसे चले तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ऐसे चले तो एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ रहा है, तो कैसे चलेंगे, इसमें तो छोटे रास्ता बड़ा रास्ता भी नहीं है। तो थैंक गॉड कि ये दोनों, इनके बीच में एंगल है 180, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी साइन 180 जीरो हो जाएगा, तो इसलिए जीरो हो जाएगा तो जीरो वेक्टर होगा, तो फिर ये क्वेश्चन उठेगा ही नहीं कि आउटवर्ड है कि इन्वर्टर हो, तो पॉइंट साइज है, तो इस टाइप से है। तो ठीक है, ये ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हो जाएं। ओके, आई क्रॉस आई, बताइए क्या होगा। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 0, तो 1 इंटू साइन 0 0। इसी प्रकार जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के 0 हो जाएगा, आई क्रॉस आई भी 0 हो जाएगा। सेम सिमिलर होते हैं तो 0 हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो एक क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री में चल रहा है, मतलब जैसे वहां सेम वाले 0 नहीं होते थे, यहाँ सेम वाले 0 हो जाते हैं। अब आई क्रॉस जे क्या होगा, ये तो सेम वाले तो 0 हो गए। अब ये परपेंडिकुलर आई क्रॉस जे क्या होना चाहिए बताइए।
आई क्रॉस जे। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बीच का एंगल 90। तो इस आई और जे, आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो साइन 90, तो कितना हो गया 1। लेकिन 1 बोलने में अच्छा लग रहा है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सिक्वेंस में वेक्टर क्वांटिटी आएगी, 1 तो ऐसे आ ही नहीं सकता है, 1 तो स्केलर हो गया। तो अभी इसको हमने पूरा कहाँ किया था, 1 साइन 90 एन कैप। अब आई और जे से बनने वाले जो प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन कहेंगे इसको, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो ये जैसे आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया। अब आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो के कैप कैसा आ रहा है, आउटवर्ड, तो पॉजिटिव। तो आई क्रॉस जे क्या हो गया, के कैप। ऑब्वियसली जे क्रॉस आई जो होगा वो माइनस के कैप हो जाएगा। कैसे, जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस आई किधर गया, अंदर, माइनस के, है ना। अब आई क्रॉस के क्या होगा, 1 साइन 90। अब क्या आएगा, आएगा तो जे लेकिन प्लस के माइनस। अब देखिए आई इधर है, के इधर है। अब आई क्रॉस ए, देखिए थंब जो है वो नीचे जा रहा है, तो ये माइनस जे होएगा यहाँ। तो आई क्रॉस के जो होगा वो माइनस जे हो जाएगा। आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। ऑब्वियसली के क्रॉस आई जो होगा वो पॉजिटिव जे हो जाएगा, पॉजिटिव जे कैप। अभी क्या बचा, जे क्रॉस के। जे क्रॉस के क्या होगा, अब जे ऐसे में है और के ऐसे में है, तो जे क्रॉस के हो जाएगा पॉजिटिव आई कैप। ऑब्वियसली के क्रॉस जे होगा माइनस आई कैप। ठीक है, ये सब ऐसे करना तो बहुत लेंथी होगा, तो एक ऐसे शॉर्टकट है इसमें कि ऐसे करके एक सर्कल बना लीजिए, और ये आई हो गया, ये जे हो गया, और ये के हो गया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। आई के आगे जे के आगे के आगे आई, इस टाइप से। अब ये तो पक्का है कि आई क्रॉस जे के होगा, लेकिन जब ये एरो के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट यील्ड आउट होंगे, और एरो के अपोजिट मूव करेंगे तो नेगेटिव होंगे। जैसे आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस जे के। लेकिन उल्टा चलेंगे तो के क्रॉस जे, देखिए उल्टा चले ना, इन एरोज के उल्टा चल रहे हैं, तो के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे। तो ये अगर आप ऐसे बना लें तो इससे फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। बाकी मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट मेथड और होता है जिससे अपन ए क्रॉस भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो आप मैथमेटिक्स में सीखना। देखिए बच्चों, अब ये एक और प्रॉब्लम है। ए वेक्टर दिया है 3i प्लस 2j माइनस 6k, बी वेक्टर है 6i माइनस 3j प्लस 2k, और ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फिर वही करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। हम्म, हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, एक सर्कल बना लेंगे पहले, और उसमें ऐसे आई कैप लिख लेंगे, फिर जे कैप और फिर के कैप। ठीक है, और यहां से अब 3i है तो 3i का 6i से ऐसे एक टर्म उठाएंगे। ए क्रॉस बी है, इसमें सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ए क्रॉस बी है तो पहले ए के टर्म्स को पिक करेंगे और उसे बी के टर्म्स के साथ, तो 3i को पिक करेंगे, और 3i को 6i से किया तो क्या आएगा, 0। 3i को माइनस 3j से करेंगे तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9। आई क्रॉस जे, इधर आ जाओ, आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो 9k। 3i को 2k से करेंगे, 3 टू जा 6। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, तो माइनस जे।
फिर 2j को 6i से करेंगे तो 2 6 12, j क्रॉस i, j क्रॉस i क्या होता है माइनस के, तो माइनस के। 2j को 3j से करेंगे तो 0, और 2j को 2k से करेंगे तो 2 2 4। अब j क्रॉस के क्या होता है प्लस i, तो प्लस i, ठीक है, प्लस वालों को तो ऐसे ही रख लेंगे। अब माइनस 6k को 6i से करेंगे तो माइनस 6 इंटू 6 माइनस 36, और k क्रॉस i, अब k क्रॉस i क्या होगा j, माइनस 6k को माइनस 3j से करेंगे तो माइनस 6 इंटू माइनस 3 प्लस 18, k क्रॉस j, अब k क्रॉस j क्या होगा माइनस i, और 6k का 2k से करेंगे तो 0। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये 4i और ये माइनस के 18i, तो माइनस के 14i हो जाएगा। ये माइनस 36j माइनस के 6j माइनस के 42j और माइनस 12 के माइनस 9 के कितना हो गया माइनस 21k। ये आपका हो गया a क्रॉस b। माइनस 14i माइनस 42j माइनस 21k। अगर कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। अगर कोई इसकी डायरेक्शन पूछे तो क्या करोगे, तो उससे पूछोगे कि भाई डायरेक्शन बताएं तो कौन से एक्सिस से बताएं, एक्स एक्सिस से कि वाई एक्सिस से कि जेड एक्सिस से। सपोज उसने कह दिया जेड एक्सिस से बताओ, तो जेड एक्सिस से बताना के बोल दिया तो जो डायरेक्शन कोसाइंस में तीसरे नंबर की डायरेक्शन कोसाइन थी कॉस गामा, उसका यूज करेंगे। और चूंकि जेड एक्सिस से एंगल पता करना है तो k कैप के कोफिशिएंट को उठाएंगे -21 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 14 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। तो ऐसे करके जेड एक्सिस से एंगल आ जाएगा। 3 डायमेंशनल वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइंस का यूज करते हैं, ये है। देखिए बच्चों ये प्रॉब्लम है, जैसे कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी जिनके बीच का एंगल थीटा है, ए का मैग्नीट्यूड ए मान लो, बी का मैग्नीट्यूड बी मान लो, है ना। अब पूछा उन्होंने कि ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट ए क्रॉस बी। अब क्या सोचते हैं बच्चे कई बार ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा हो गया, फिर उसका ए से करेंगे तो ए स्क्वायर ये लग रहा है कि ये हो जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर है 0। कैसे, वो ऐसे है कि ये जो a क्रॉस b है ना वो एक्चुअली एक वेक्टर है, और वो वेक्टर जो होगा वो वेक्टर a और b से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया जैसे a क्रॉस b, और जब इस a क्रॉस b को a के साथ, देखिए a क्रॉस b a के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, b पर भी परपेंडिकुलर है, तो a क्रॉस b a पर परपेंडिकुलर है ना। तो अगर a क्रॉस b a पर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट में खत्म हो जाएगा, इसलिए आंसर 0। क्योंकि जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स अंडरगो डॉट प्रोडक्ट द रिजल्ट इज 0, तो रिजल्ट इसका 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों अब ये प्रॉब्लम है, जैसे हालांकि अभी समझ में नहीं आएगा। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज वर्किंग एट ओरिजिन, फाइंड इट्स टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, अभी रोटेशनल मोशन में एक फिजिकल क्वांटिटी है, अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अबाउट 0.1 - 2 - 4। अब टॉर्क अभी मान लीजिए आप टाउ ऐसा एक सिंबल है उससे डिनोट करते हैं इसको, और आर क्रॉस एफ से दिया जाता है, जिसमें एफ तो हम समझ ही रहे हैं, आर पोजीशन वेक्टर होता है। तो अब जैसे कि ओरिजिन है और ये पॉइंट है आपका 1 माइनस, जैसे 1 - 2 और -4 अंदर होगा, वो बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो ये ऐसा कहीं कहीं पॉइंट होगा, और मैं 1 - 2 के हिसाब से बना देता हूँ, ये 1 और -2 समझ लो, ये 4 अंदर भी है अभी, है ना। तो 1 - 2 के हिसाब से अब इसमें जो फोर्स है वो ओरिजिन पर है। तो सबसे पहले तो हमें जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होता है उससे इसका एक पोजीशन वेक्टर डिसाइड करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर ऐसे में होगा, तो फिलहाल इसमें जो पोजीशन वेक्टर होगा वो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट से निकलेगा। अब ओरिजिन है तो 0 0 0 में से ये घटा देंगे, तो 0 में से गया ओरिजिन मतलब 0 0 0, तो 0 में से बन गया -1,
अब ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है तो इसमें -1 के संग i कैप अटैच कर दो, 0 में से -2 गया तो +2, ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है तो j कैप अटैच कर दो, 0 में से -4 गया तो +4, k कैप अटैच कर दो। तो ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर तो ऐसे दिया जाएगा ना, और उसके लिए क्या करते हैं, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सबट्रैक्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली आई जे के अटैच करते जाते हैं। तो इस प्रकार से पोजीशन वेक्टर आ गया। अब फोर्स कितना है, फोर्स है 10 आई कैप, तो जो टॉर्क होगा वो आर क्रॉस एफ से दिया जाएगा। आर है -i + 2j + 4k क्रॉस एफ जो है वो 10 आई कैप है। अब क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ है, ध्यान रखना है। तो -i का 10i से करेंगे तो क्या आएगा, सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, इधर से इधर करना पड़ेगा। -i का 10i से 0 प्लस 2j का 10i से कितना हुआ, 2 10 जा 20, और j क्रॉस i, एक बार फिर से वो ट्रायंगल वो सर्कल बना लेंगे, i j k, j क्रॉस i -k, तो ये -k, फिर 4k का 10i से करेंगे तो 4 10 जा 40, और k क्रॉस i जो हो जाएगा +j, तो -k 20k +k 40j, -k 20k +k 40j, ये टॉर्क हो गया। देखिए बच्चों, मैथ्स में तो वेक्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तमाम प्रकार के गिमिक्स होते हैं, इसमें डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा हमको करना आना चाहिए। तो मैंने एडिशन सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया। वेक्टर का डिवीजन जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, 1/a वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। अब इसको जब वेरियस चैप्टर्स में अप्लाई करेंगे तो वेक्टर्स में और ज्यादा हमारी प्रोफिशिएंसी आती जाएगी, है ना। तो ये वेक्टर्स जो अभी के लिए अपन इसको